हाँ भाई, नेक्स्ट सवाल देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। यहां से एक ऑब्जेक्ट का जिसका मास 2 kg है, उसको ऊपर मैंने 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है, तो इसका मैक्सिमम हाइट कितना होना चाहिए? वैसे आप देखिए, अगर मैं इसको 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो करूं तो इसका मैक्सिमम हाइट कितना होना चाहिए? एच मैक्स। वैसे तो मुझे पता है 20 मीटर से फेंकूंगा तो 2 सेकंड तक चलेगा, मतलब 20 मीटर चलेगा। 2 सेकंड में 20 मीटर, 1 सेकंड में 5, 2 सेकंड में 20 मीटर। वैसे तो निकाल ले, यू स्क्वायर बाई 2g, मजदूरी कर ले। यू स्क्वायर बाई 2g करेगा यू का होल स्क्वायर, 20 का होल स्क्वायर 400 बटा 2 इंटू जी की वैल्यू 10, ये इससे कटेगा 40 बटा 2 कितना आएगा? 20 मीटर। लेकिन ये कितनी हाइट तक गया है? मैक्सिमम 10 मीटर हाइट तक गया है और इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। तो आपसे पूछा फाइंड वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। ऑब्वियसली अगर एयर फ्रिक्शन नहीं होता तो इसको 20 मीटर हाइट तक जाना चाहिए था, और ये सिर्फ 10 मीटर तक जा रहा है। तो आपसे पूछा है कि एयर फ्रिक्शन कितना वर्क कर रहा होगा। तो सुनिएगा ध्यान से, आप यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल द फोर्सेस, यहां पे जब ये हवा में ऊपर जाएगा तो इसमें 2 फोर्स लग रहा है, एक ग्रेविटेशन और दूसरा एयर फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से देखिएगा बेटा, अच्छे से देखिएगा, इसमें प्लस माइनस की गलती करते ही सारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, तो पेशेंटली सॉल्व करना अपने को। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपका 0 होगा क्योंकि स्पीड 0 है। फाइनली ऑब्जेक्ट यहाँ पे इनिशियली यहाँ से प्रोजेक्ट किया था, तो आप काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ मास 2 kg इंटू वी स्क्वायर 400, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस होगा या माइनस? तो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, तो ये होगा आपका माइनस। तो ये को लिखेंगे आप माइनस m की वैल्यू 2, g की वैल्यू 10 और हाइट 10 प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। आप यहाँ पे कह सकते हैं, अपना लॉजिक देख सकते हैं कि सर एयर फ्रिक्शन का वर्क तो निगेटिव आएगा। ये तुम पहले डिसाइड नहीं करोगे, जिस चीज को अपन सॉल्व करते हैं ना उसके बारे में अपन गेस नहीं करते, उसको एज इट इज रहने दो ना यार। प्लस लिखा है प्लस रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको सॉल्व करोगे, अगर निगेटिव आना होगा तो निगेटिव आएगा, प्लस आना होगा तो प्लस आएगा, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, ये आपका -200 है, उस तरफ जाएगा तो +200 आ जाएगा। तो देखिए वर्क डन बाई एयर फ्रिक्शन इज इक्वल टू, देखो ये क्या है बेटा -400, और ये -200 उधर जाएगा तो ये होगा +200, तो इज इक्वल टू आ जाएगा -200 जूल इज अ करेक्ट आंसर। -200 जूल इज अ करेक्ट आंसर। ये आपका वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। क्या आपको अच्छे से समझ आया? ये वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन आपका है -200 जूल। आगे क्वेश्चन देखिएगा, एक बॉल है 2 kg का, इसको मैंने किया है ड्रॉप। इसको क्या किया बेटा? ड्रॉप 45 मीटर हाइट से। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को 45 मीटर हाइट से ड्रॉप करूंगा तो जमीन तक पहुंचने में उसको टाइम लगेगा 3 सेकेंड, और उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए 30 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर पर सेकेंड है। तो एयर फ्रिक्शन डेसिपेटिव फोर्स की तरह काम कर रहा होगा, और जो एनर्जी यहाँ पे आना चाहिए वो उतना नहीं मिल रहा है, एयर फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस हो रहा है। तो बताइए वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन कितना होगा? क्या पूछा आपसे? फाइंड वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। सिंपल ऐसा सवाल होगा कि ऑब्जेक्ट को 45 मीटर हाइट से मैंने ड्रॉप किया, तो जमीन पे उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, तो बताइए वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन क्या होगा? आपको लिखना है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होगा तो इस पे 2 फोर्स वर्क करेगा, ग्रेविटेशन प्लस एयर फ्रिक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। समझ में आया क्या? फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? ये रहा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपका होगा 2 kg का ऑब्जेक्ट, हाफ mv², तो ये होगा हाफ m की वैल्यू 2 इंटू वी स्क्वायर मतलब 100, 2 से 2 कैंसिल होगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसा आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा आपका m2 g की वैल्यू 10 इंटू 45 मीटर हाइट प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन आपका हो जाएगा, ये आपका रहा बेटा 100, और ये भी वर्क डन बाय ग्रेविटी, नीचे गिरने की वजह से नीचे फोर्स था, नीचे ऑब्जेक्ट गया है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव आएगा। तो आप इसकी वैल्यू को लिखेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी आ जाएगा आपका 900 आएगा। क्या? 45 मल्टीप्लाई टू 90 और 10 900, ये प्लस 900 उस तरफ जाएगा तो -900 बनेगा। ये क्या बनेगा बेटा? -900, दैट इज इक्वल टू -800 जूल इज अ करेक्ट आंसर। -800 जूल इज अ करेक्ट आंसर। क्या आपको ये समझ आया? बहुत अच्छे से। स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लीजिए प्लीज। ठीक है बेटा, आगे देखिए।
position of an object x is equal to t square minus 4t plus 5, then find work done by a force on object in 2 seconds, then find work done by a force on object in 2 seconds। देखो बेटा, हमें निकालना है वर्क डन बाय ए फोर्स, वर्क, और वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अपने को पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है। अब पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अपने को फोर्स तो पता नहीं, तो इस ऑब्जेक्ट में कितना वर्क होगा निकालने के लिए आपको फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी आप वर्क निकाल सकते हो। ये एक दूसरा तरीका है। वर्क का मतलब होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब बहुत सिंपल है, हाफ एम फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी फाइनल का होल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का होल स्क्वायर। ये होगा आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर आप वेलोसिटी के रिलेशन को निकाल लेते हैं तो यहाँ पे वर्क बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, ये रहा आपका पोजीशन। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं dx बाई dt, तो ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपका वेलोसिटी सर। अगर मैं पोजीशन को डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिलने वाला है, वेलोसिटी मिलने वाला है। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करा तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t, माइनस 4t का डिफरेंशिएशन होगा -4, प्लस 5 का डिफरेंशिएशन होगा 0। तो वेलोसिटी आपका हो जाएगा 2t माइनस 4, ये आएगा आपका वेलोसिटी। अब आपको क्या करना है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वेलोसिटी जब आपको मिल गया तो फाइनल वेलोसिटी लिख लीजिए। फाइनल वेलोसिटी कब, तो वर्क डन इन 2 सेकेंड बोला, जब टाइम को आप 2 रखेंगे। टाइम को आप 2 रखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 2 × 2 4, देखना भाई 2 रखेगा तो 2 × 2 4, माइनस 4 क्या होगा 0, और जब टाइम को 0 रखोगे तो आएगा -4। तो वर्क डन यहाँ पे ध्यान से देखिए, वर्क डन इज इक्वल टू होगा हाफ, मास की वैल्यू दिया है क्या, ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दिस, देन फाइंड वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट। मास नहीं दिया तो मास रहने दे, हाफ एम रख ले, है ना। मास दिया होता तो मास यहाँ पे पुट कर लेते। फाइनल वेलोसिटी बताइए क्या है, 0, तो 0 का होल स्क्वायर 0 ही होगा, माइनस इनिशियल वेलोसिटी बताइए क्या है, -4, तो -4 का होल स्क्वायर 16 होगा, बट ये फॉर्मूले का माइनस यहाँ पे रह जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 16/2 8, तो ये 8 m जूल आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी -8 m जूल, -8 m जूल, ये आपका वर्क डन है। वर्क डन इज निगेटिव। वर्क डन निगेटिव क्यों आया है यार, पहले 2 सेकंड में वर्क डन निगेटिव क्यों आया है, क्या पहले 2 सेकंड में स्पीड कम हुआ है? तो ध्यान से देखिएगा, t इज इक्वल टू 0 पे स्पीड है 0, सॉरी t इज इक्वल टू 0 पे स्पीड है 4, और t इज इक्वल टू 2 पे स्पीड है 0। मतलब धीरे धीरे पहले लिनियरली स्पीड क्या हुआ है, कम हुआ है, फिर स्पीड बढ़ा है। इसको ग्राफ बना के भी देख सकते हैं आप, ये कंसेप्चुअली, ये आंसर तो आ गया है, तुम जो तुम्हारा आंसर है उसको वेरीफाई करके भी देख सकते हो। ये vt का रिलेशन है, अगर इसको ग्राफ में प्लॉट करोगे तो आप जानते हो कि ये लीनियर रिलेशन है। देखो v इज प्रोपोर्शनल टू t है ना, y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करोगे तो y एक्सिस पे v को रख दो, x एक्सिस पे t को रख दो, तो इसका स्लोप होगा 2, इंटरसेप्ट होगा -4, तो ग्राफ -4 से शुरू होगा और कुछ इस तरीके से जाएगा। ये है y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट, जहाँ पे v की वैल्यू 0, तो v की वैल्यू 0 2 सेकंड पे आ रही है, तो ये t की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 सेकंड, ये t की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2 सेकंड। ऐसा ग्राफ बनेगा, तो यहाँ से यहाँ तक देखो स्पीड कम हो रहा है, तो वर्क डन क्या आना चाहिए, निगेटिव, और एग्जैक्टली वर्क डन आपका निगेटिव यहाँ पे आया है। क्लियर है क्या ये बात? तो इसको आप स्क्रीन पॉज करके लिख चुके थे क्या, इसको आप लिख चुके थे तो बहुत बढ़िया, स्क्रीन पॉज करके इसको भी लिख लीजिए, और बेटा स्क्रीन पॉज करके अच्छे से इसको भी लिखिए। देखो, अगर मुझे डायरेक्टली x पता है या वेलोसिटी पता है या एक्सेलरेशन पता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देखो टाइम, तो इस वर्क के फॉर्मूले में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, टाइम नहीं आ रहा है। तो डायरेक्ट 2 सेकंड में वर्क निकालने के लिए इस फॉर्मूले से जाएंगे तो लेंथी हो जाएगा, तो आप एक दूसरा फॉर्मेट यूज करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या वर्क डन के पास वर्क डन का आपके पास एक ही फॉर्मूला है कि 2 फॉर्मूला है? जब आपने वर्क स्टार्ट किया था तो वर्क डन का एक ही फॉर्मूला था आपके पास, और वो था वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब आपके पास वर्क का दूसरा फॉर्मूला भी है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है बेटा बात ये? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज दिस, देन ड्रॉ ग्राफ बिटवीन वर्क वर्सेस टाइम। वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ आपसे पूछा है, आपसे क्या पूछा है, वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ। एक बात बताओ, वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ, एक ही बात है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ, एक ही बात है। अब यहां से देखिएगा,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के टी क्यू है, तो आप लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो रूट हो जाएगा टी टू दी पावर 3/2। इसको एक बार डिफरेंशिएट करो तो dx by dt रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। रूट के कांस्टेंट बाहर होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 3/2 टी टू दी पावर हाफ। तो ये आ गया तेरा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एंड वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूरा लिखता हूँ, चल मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। क्लियर है क्या ये बात? अब यहाँ से m/2 को बाहर निकाल लो, m/2 को क्या करो बाहर निकाल लो, तो ये फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी, तो आपका आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर। ये कोई नया टर्म नहीं है, ये तो सिंपल यही बात है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, यहाँ पे वेलोसिटी के टर्म्स में, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये तेरा वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला आ गया बेटा? वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। अब ढंग से देखिए, अगर ये वर्क डन का फॉर्मूला है तो t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या होगा? ये रहा तेरा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर ढंग से देखेंगे तो t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी क्या है? v इनिशियल एट t इज इक्वल टू 0 इज 0। और किसी भी t टाइम पे वेलोसिटी क्या होगा? तो ये है, तो ये आपका हो गया 0 इज इक्वल टू m/2 v का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा? ये होगा 9/4 k इंटू टी। ये सारा टर्म कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी देखो, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ऐसा ग्राफ बन जाएगा लीनियर। इफ पोजीशन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के टी क्यूब, देखना यहाँ पे क्या है रिलेशन, पोजीशन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के टी क्यूब। देन ड्रॉ वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ। जब बच्चा ये सवाल पढ़ता है तो ब्लैंक हो जाता है, वो सोच ही नहीं पाता कि वर्क और टाइम का ग्राफ कैसे बनाऊं। सर ने तो बोला था वर्क डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टाइम, क्या मैंने ऐसा बोला था? वर्क डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टाइम, बिल्कुल बोला था। लेकिन साथ में मैंने ये भी मेंशन किया था, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो मैंने आपको ये समझाया था कि अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट F फोर्स और S डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करके आता है, ये कितनी देर में आएगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका वर्क डन F.S होगा। ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है तो। मुझे डिस्प्लेसमेंट नहीं गिवन है, फिर वर्क पूछ रहा, तो वर्क तो टाइम पे डिपेंड करेगा ना बेटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो ध्यान से सुनो, ये है तेरा पोजीशन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के टी क्यूब। मुझे पोजीशन पता है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना आसान होगा? F इज इक्वल वर्क इज इक्वल टू F.S या वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन सा फॉर्मूला यूज करना आसान होगा? ये वाला फॉर्मूला यूज करना आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है डायरेक्टली हाफ mv स्क्वायर, तो m/2 बाहर, तो वेलोसिटी का होल स्क्वायर। मुझे पोजीशन पता है, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आएगा, सीधा आंसर आ गया। इसमें पहले तो तुम्हें चेंज इन पोजीशन करना पड़ेगा, फिर फोर्स निकालना पड़ेगा, इसको 2 बार डिफरेंशिएशन करके, इसको 1 बार डिफरेंशिएशन करो, स्क्वायर करो आंसर। मेरी बात सुन, मैं क्या कर रहा हूं ढंग से सुनना। पोजीशन है, 1 बार डिफरेंशिएट करूंगा, वेलोसिटी आएगा, उसको स्क्वायर करूंगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा, सीधा वर्क आ गया। और दूसरा, इसको 1 बार डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आया, फिर दूसरी बार किया तो एक्सीलरेशन आया, फिर मास से मल्टीप्लाई किया तो फोर्स आया। क्यों इतना झमेला कर रहा है? सिंपल 1 बार डिफरेंशिएट कर वेलोसिटी, और वेलोसिटी का होल स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी में होता है। तो सिंपल देखें, यहाँ पे वर्क इज प्रोपोर्शनल टू टी आ गया, आंसर ग्राफ ये बनेगा। समझ आया क्या? स्क्रीन पॉज करके इसको अच्छे से लिखिए, स्क्रीन पॉज करके इसको अच्छे से लिखिए। आगे देखिए बेटा, इफ कांस्टेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, कौन सा फोर्स लग रहा है? कांस्टेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, देन काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 एट t इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट फोर्स ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, फोर्स कैसा है? कांस्टेंट। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, फोर्स साहब कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। अगर मैं लिखता हूं तो कोई बुराई थोड़ी ना है यार, एक्सीलरेशन कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है सर, तो अपने को क्या पूछा है? काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो सुनो, काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मतलब वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखना, ये जो कंसेप्ट है ना कि वर्क डन F.S होता है और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, और कभी कभी वर्क आप काइनेटिक एनर्जी की मदद से निकालते हैं, वर्क काइनेटिक एनर्जी की मदद से निकालते हैं, कभी कभी काइनेटिक एनर्जी वर्क की मदद से निकालते हो। देखो यहाँ पे असल में काइनेटिक एनर्जी निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स लग रहा है और काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी में तो हाफ mv स्क्वायर, लेकिन यहां से काइनेटिक एनर्जी निकालना बहुत आसान होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन एंड वर्क डन इज इक्वल टू F.S। क्यों? क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल तो 0, तो सिंपल किसी भी टाइम पे काइनेटिक एनर्जी वर्क के बराबर होगा, एंड वर्क किसके बराबर होगा? F.S होगा। ये क्या कह रहा है? फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट होगा।
और एक्सीलरेशन तभी कांस्टेंट होगा जब पोजीशन इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होगा। ये बात आपको रटा हुआ होना चाहिए, ये काइनेमेटिक्स में बहुत काम देता है। ये अगर नहीं रटा आपने तो रट लीजिए, बहुत काम आएगा। देखिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन काइनेमेटिक्स में एकदम सेंट्रल रोल प्ले करता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन काइनेमेटिक्स में एकदम सेंट्रल रोल प्ले करता है। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन कब वैलिड है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। मोशन अंडर ग्रेविटी कैसा मोशन है? मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा है? मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो आप देख पा रहे हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो याद रखिएगा कि ए कांस्टेंट अगर है तो पक्की बात है पोजीशन के फंक्शन में टाइम का पावर 2 होगा, तभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अगर टी क्यूब है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे मैं लिख दूं x इज इक्वल टू x इज प्रोपोर्शनल रूट टी, एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, करके देख ले डिफरेंशिएशन। अगर मैं लिख दूं x इज इक्वल टू 1/t, करके देख ले, एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा। t टू द पावर 3/2, एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा। x इज इक्वल टू e का पावर t, एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा। x इज इक्वल टू sin t, एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन है जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है और वो है x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। और x के पोजीशन के फंक्शन में t का पावर 2 या वेलोसिटी के फंक्शन में t का पावर 1 और वेलोसिटी के फंक्शन में पोजीशन का पावर x 1/2 रूट x। If v is proportional to root x, if v is proportional to root x, then acceleration must be constant. क्लियर है? काइनेमेटिक्स में ये पढ़ा आपने, ठीक बात है। तो देखिए फोर्स कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे देखिए फोर्स कांस्टेंट और ये डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर। मतलब काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। आंसर ये आ गया साहब आंसर। कंसेप्ट अगर आपको पता है और वो भी बहुत छोटे छोटे से कंसेप्ट, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। आपसे क्या पूछा था? देन काइनेटिक एनर्जी फंक्शन ऑफ टाइम, बात हो गया। काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। आपको समझ आया क्या? बहुत ईजी है। देखो किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स कांस्टेंट लग रहा है तो पक्की बात है एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, और एक्सीलरेशन तभी कांस्टेंट होगा जब पोजीशन इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? टी स्क्वायर। वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? वर्क डन। एंड वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट एस। फोर्स कांस्टेंट है और पोजीशन इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। दैट्स इट आंसर। समझ आ गया क्या? बिल्कुल सर आ गया। अब आगे बढ़ो, स्क्रीन पॉज करो और अच्छे से इसको लिख लो। स्क्रीन पॉज करके अच्छे से इसको लिख लो। आगे देखो, a body of mass 4 kg is moving on a straight line. A body of mass 4 kg is moving on a straight line with velocity. A body of mass 4 kg is moving on a straight line with velocity v is equal to x square by 2. With velocity v is equal to x square by 2. Then find work when it is displaced from 1 meter to 3 meter. कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेस हुआ है? 1 मीटर से 3 मीटर तक डिस्प्लेस हुआ है। A body of mass 4 kg, ध्यान देना, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 4 kg गिवन है, मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी v इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2, मतलब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन गिवन है। देन फाइंड वर्क डन व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 1 मीटर टू 3 मीटर, मतलब 1 मीटर इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है आपका 3 मीटर, तो चेंज इन पोजीशन हो जाएगा 2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, लेकिन आपको फोर्स कहाँ पता है? फोर्स निकालने में तो पसीना निकल जाएगा आपको। क्यों सर, फोर्स कैसे नहीं निकलेगा? तो देखो बच्चा ना ऐसे रहता है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, और बार बार इसी पे अटक जाता है। तुम क्या मिलेगा तुम में इससे? एफ डॉट एस तब कर यूज करना ना जब तुम्हें फोर्स पता हो, डिस्प्लेसमेंट तुम निकाल सकते हो। सर हम निकाल लेंगे फोर्स, तो निकाल ले, मजदूरी क्यों करेगा? डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पता है, यहाँ से तू कहेगा कि सर मैं वेलोसिटी है, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकाल लूंगा, लिखूंगा v एक्सीलरेशन बराबर होता है v इंटू डी बी बाई डी एक्स, एक्सीलरेशन निकाल लूंगा, एक्सीलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फोर्स आ जाएगा, और फोर्स वेरिएबल आएगा तो फिर इंटीग्रेशन करके मैं वर्क निकालूंगा। सुन मेरी बात, फोर्स कांस्टेंट आएगा कि वेरिएबल आएगा? सुन ले, फोर्स वेरिएबल आएगा। कैसे पता? तो ध्यान देना, v इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, मैंने क्या बोला है? v इज प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स होता है तभी एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा और फोर्स कांस्टेंट होगा। इफ v इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर मतलब फोर्स वेरिएबल। निकाल के दिखा देता हूं, तू गलती करता है यार, हर बार तू गलती करता है। ये बार बार मैं एक ही चीज कंसेप्ट सिखा रहा हूं। वर्क का एक फॉर्मूला नहीं है, तुम्हारे पास 2 फॉर्मूला है। कौन कौन सा? वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस एंड वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हर बार सवाल सॉल्व करते हुए डिसाइड करना कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना हमारे लिए ठीक रहेगा, कौन सा फॉर्मूला हमारे लिए यूज करना ठीक रहेगा। बच्चा बोलता है वर्क एफ डॉट एस हम कर लेंगे, अरे करके क्या करेगा? देख इधर,
ये वेलोसिटी है तेरा v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू। चल निकाल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होगा v इंटू डी वी बाई डी एक्स। डायरेक्टली v को रखेगा एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू, इसको डिफरेंशिएट करेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस टू एक्स, ये कटेगा तो ये बनेगा x। बता एक्सेलरेशन क्या आ गया, x का पावर क्यूब बाई 3। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा सर, फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है मेरा 4 kg, तो ये होगा 4x क्यूब बाई 3, ये तेरा फोर्स आ गया। तो वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द फोर्स डिपेंड्स अपॉन पोजीशन, मतलब वेरिएबल फोर्स है। तो वर्क लिखेगा तो F डॉट ds, F की वैल्यू बोल 4x क्यूब बाई 3 इंटू dx। लिमिट कहां से कहां तक रखेगा, x की वैल्यू 1 से लेके 3 तक रखेगा, इनसे इंटीग्रेट करके आंसर आएगा। तो एक तो तरीका ये हो गया, और डायरेक्ट आंसर लिख सकता है। तो यहां पे डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेगा, तो सुन, वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो m/2 काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म बाहर इंटू फाइनल स्पीड का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना, ये 4/2 2 हो जाएगा। फाइनल स्पीड कब, जब फाइनल पोजीशन होगी तो फाइनल स्पीड, फाइनल पोजीशन क्या है 3 मीटर, तो यहां रख दे। ये रहा तेरा वेलोसिटी, ये रहा तेरा वेलोसिटी। क्या लिखेगा देख, v फाइनल, मतलब v फाइनल यहां से निकाल लेना, डायरेक्ट यहां से निकाल ले, v फाइनल यहां से निकाल ले। v फाइनल क्या होगा देख, v फाइनल क्या होगा देख, इसमें फाइनल पोजीशन रखो 3, तो 3 का होल स्क्वायर 9/2, तो ये आएगा तेरा 9/2। और v इनिशियल देख क्या होगा, v इनिशियल होगा यहां पे रख दोगे तुम 1, तो ये होगा तेरा 1/2। ये क्या हो जाएगा 1/2। तो वर्क डन लिखेंगे आप 2, फाइनल वेलोसिटी बोलो 81/4, और ये हो गया 1/4। एलसीएम ले लोगे तो नीचे 4 है, 81 से ये 80 आ जाएगा, 80 और 2 से कैंसिल होगा बटा 2, 40 जूल आंसर। ना तो तुम्हें कोई डिफरेंशिएशन, अब ध्यान देना, ना तो तुम्हें कोई डिफरेंशिएशन करना पड़ा, ना ही तुम्हें कोई इंटीग्रेशन करना पड़ा, और ना ही कुछ लेंदी कैलकुलेशन है। सिंपल क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट एस। और वो F डॉट एस हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि वर्क डन का दूसरा फॉर्मूला चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है फाइनल माइनस इनिशियल, हाफ m फाइनल स्पीड माइनस हाफ m इनिशियल स्पीड। m/2 बाहर निकाला। फाइनल स्पीड कैसे निकालेंगे सर, तो ये तो देखो ना, स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, तो यहाँ पे x की फाइनल वैल्यू रख के फाइनल स्पीड निकाल लेंगे, x की इनिशियल वैल्यू रख के इनिशियल स्पीड निकाल लेंगे। तो ये आ गया तेरा फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड। फाइनल स्पीड का होल स्क्वायर, तो ये फाइनल स्पीड 9/2 का होल स्क्वायर, इनिशियल स्पीड का होल स्क्वायर मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। दैट्स इट, आंसर आ गया। समझ आया, क्या आसान है, खुद ही डिसाइड करो। स्क्रीन पॉज करके लिखिए प्लीज, स्क्रीन पॉज करके लिखिए प्लीज। क्लियर है ये बात, आगे देखिए। इफ वेलोसिटी v इज इक्वल टू बीटा रूट एक्स, देन फाइंड काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सुनना, काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें निकालना है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वर्क डन, एंड वर्क डन क्या होता है, F डॉट एस। या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप ऐसे सोचे, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वैसे भी सोच सकते हैं, हाफ mv² या F डॉट एस, है ना। तो इस तरीके से आप काइनेटिक एनर्जी सोच सकते हैं, कोई बुराई नहीं। अब देखना, अब मैं तुम्हें स्मार्ट वर्क करना सिखाता हूँ। ये देख, v इज इक्वल टू बीटा रूट एक्स दिया हुआ है। काइनेमेटिक्स में एक सवाल किया होगा तूने, मॉड्यूल में भी गिवन है, v इज इक्वल टू, शायद ऐसा गिवन है, √180 माइनस 16x, देन फाइंड एक्सेलरेशन। फाइंड एक्सेलरेशन किया है क्या, ऐसा सवाल देखा है क्या काइनेमेटिक्स के मॉड्यूल में तेरे, कैसे किया था इसको, तूने ऐसे तो नहीं कर लिया था। वेलोसिटी x का फंक्शन है, देन फाइंड एक्सेलरेशन निकालने के लिए a बराबर v इंटू dv/dx, ऐसे तो नहीं कर लिया था। अगर किया था तो गलत किया था। क्यों सर, गलत क्यों किया था, ये तो तरीका करने का। रामलाल है तू, सुन यहाँ पे ध्यान से, v इज प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये देख के तुम्हें पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हाँ सर ये तो पता चल रहा है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्वेश्चन को इक्वेशन ऑफ मोशन से करेंगे। सर कैसे कर लेंगे, रूट को इधर ले आ, तो ये हो गया तेरा v² बराबर 180 रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 16x। अब क्या करोगे सर, तुम्हें पता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो वैलिड होगा, बिल्कुल वैलिड होगा सर। तो इक्वेशन ऑफ मोशन है, देखना v² बराबर u² प्लस 2ax, तो x को x से साथ रहने दे, 2a बराबर -16, 2a बराबर -16, a बराबर -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो तुम्हें सिखाना था, इसलिए मैंने 3 लाइन लिखा, नहीं तो मुझे साफ साफ दिख रहा है ये 2a बराबर -16, तो a बराबर हो जाएगा -8, आंसर आ गया। a बराबर हो जाएगा -8, आंसर आ गया। ये तरीका है। तो इसीलिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन के नेचर को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे सवाल, जैसे IIT 15 का सवाल एक करा देता हूँ मैं आपको। IIT 2015 सवाल पूछा था, इफ
पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट proportional to root x, then position as a function of time क्या होगा? sorry velocity of object v is proportional to root x, velocity of object is proportional to v is proportional to root x, then position as a function of time, position as a function of time, then position and a function of time क्या होगा? ये आपसे पूछा है सर, क्या करेंगे बताइए? पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकालेंगे? इफ वेलोसिटी v is proportional to root x, velocity is proportional to root x, then position as a function of time. If velocity is proportional to root x, then position as a function of time. क्या करेंगे? तो देखिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी रूट एक्स से प्रोपोर्शनल है, तो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे? देखिए सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन लिखेंगे कि v इज रूट एक्स है, मतलब पक्की बात है एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, क्योंकि v के फॉर्मूले में अगर v पोजीशन के फंक्शन में दिया हुआ है तो एक्सीलरेशन तभी कांस्टेंट रह सकता है जब v रूट एक्स का फंक्शन हो, मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो पोजीशन वर्सेस टाइम का रिलेशन वही सही होगा जिसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, और पोजीशन वर्सेस टाइम में एक्सीलरेशन तभी कांस्टेंट होता है जब पोजीशन के फंक्शन में टाइम का पावर 2 हो। आंसर। बाकी बच्चे कैसे करते हैं, किताबों में सॉल्यूशन कैसे दिया होता है? ये v रूट एक्स दिया हुआ है तो v को लिखते हैं v को लिखते हैं dx बाई dt, v को क्या लिखते हैं dx बाई dt इज इक्वल टू रूट एक्स, फिर रूट एक्स को नीचे लाते हैं तो dx बाई रूट एक्स इज इक्वल टू dt, फिर इंटीग्रेशन करते हैं, फिर यहाँ से x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाता है। ये मजदूरी है पूरी तरीके से, ये पूरी तरीके से मजदूरी है। आप यहाँ पे देखिए क्या आपको समझ आया सॉल्यूशन? बिल्कुल IIT 2015 का सवाल है, ये तेरे मॉड्यूल का सवाल है। तो एक्सीलरेशन का कांस्टेंट नेचर समझना बहुत ज़रूरी है। समझ आया ये? इफ वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स देन फाइंड पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी रूट एक्स का फंक्शन तभी सही है जब एक्सीलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट। तो पोजीशन और टाइम का वही रिलेशन सही होगा इसके लिए जिसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट, और ये इसी केस में एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है। क्लियर है? स्क्रीन पॉज करके ये दोनों सवाल लिख लीजिए, क्योंकि ये दोनों सवाल लिखेंगे तो इसका आंसर सीधा आपको समझ आ जाएगा। तो तब ये आंसर हमने कैसे लिख दिया डायरेक्ट, ये एकदम कंसेप्चुअल है। तो पहले ये आप दोनों लिखिए, स्क्रीन पॉज करके दोनों लिखिए। लिख लिया बेटा? अब देखो आगे, स्क्रीन पॉज करके दोनों लिखिए। अब देखो आगे, वेलोसिटी v इज इक्वल टू बीटा रूट एक्स, वेलोसिटी इज गिवन एज बीटा रूट एक्स, देन फाइंड काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सुनो, इफ v इज इक्वल टू बीटा रूट एक्स तो तुम्हें देख के पता चल रहा है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। और यकीन करो मेरा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन पे तो सवाल पूछते ही पूछते हैं, क्योंकि कांस्टेंट एक्सीलरेशन बहुत ही प्रैक्टिकल और कॉमन कंसेप्ट हो गया। तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, पता चल गया। और एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है तो v के फॉर्मूले में टाइम का पावर 1 होगा, v के फॉर्मूले में टाइम का पावर 1 होगा। तो आ जाओ यहाँ पे देखो, और x के फॉर्मूले में टाइम का पावर 2 होगा। चलो आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखोगे तुम्हें आंसर डायरेक्ट दिख जाएगा। देखो, अगर v इज प्रोपोर्शनल टू बीटा इंटू बीटा कॉन्स्टेंट है, रूट एक्स है, मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो फोर्स क्या होगा? एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स भी तो कांस्टेंट होगा। तो पक्की बात है ये फोर्स कांस्टेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में टाइम का पावर क्या होगा? 2। तो x इज प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर, तो ये प्रोपोर्शनल टू क्या बनेगा? टी स्क्वायर। अच्छा, m/2 कांस्टेंट, v स्क्वायर, v इज प्रोपोर्शनल टू क्या है? t, तो v स्क्वायर क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। हेंस काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। आंसर आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। क्या एक तरीका आपको ये समझ आया कि नहीं है? एक कंसेप्ट आपको ये समझ आया कि नहीं है? इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड है। तो आप एक काम करें, स्क्रीन पॉज करके फर्स्ट मेथड लिख ले अच्छे से। ये फर्स्ट मेथड अच्छे से लिख लें आप, फर्स्ट मेथड लिख ले अच्छे से, ठीक। अब देखो सेकेंड मेथड, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट पे ऐसा सवाल कुछ भी पूछ सकता है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन होता v इज इक्वल टू बीटा एक्स, v इज इक्वल टू बीटा एक्स, तो इसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, तो इसमें लॉजिक नहीं लगा पाता, इसमें सॉल्व करना पड़ता। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सेकेंड मेथड देखो, सेकेंड मेथड देखो, v इज इक्वल टू बीटा रूट एक्स। तो आप क्या करेंगे? v इज इक्वल टू बीटा रूट एक्स गिवन है, हमें क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है साहब? काइनेटिक एनर्जी होता है F डॉट एस, वर्क डन ही तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन गिवन है, अगर मैं वेलोसिटी टाइम का फंक्शन निकाल लूँ तो काम हो जाएगा मेरा। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि वेलोसिटी मेरा टाइम का फंक्शन आ जाए। तो देखो, ये v इज इक्वल टू रूट एक्स है, v को लिखूंगा dv बाई dx dt इज इक्वल टू बीटा रूट एक्स।
क्या ये सही लिखा मैंने? बिल्कुल गलत है, इससे कुछ ना मिल पाएगा। क्यों सर, इससे क्यों नहीं मिलेगा? तो बेटा ढंग से सुनो, ये तूने लिखा dv/dt इज इक्वल टू बीटा रूट एक्स, तो इसमें 3 वेरिएबल आ गए, वेलोसिटी, टाइम और पोजीशन। तो क्या कर लोगे बताओ? 3 वेरिएबल को डील करना, 2 वेरिएबल होता है तो डील होता ही नहीं तेरे से। यहाँ पे dt को उठा के ले जाएगा, x का इंटीग्रेशन dv करा नहीं सकता, x का इंटीग्रेशन dt करा नहीं सकता, x का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये गलत है। फिर क्या करेंगे? तो ऐसे टर्म में चेंज करो जिसमें 2 ही वेरिएबल हो। तो ऐसा कर सकते हैं, v को लिख सकते हैं अपन, सॉरी a इज इक्वल टू द v इंटू dv/dx। यहाँ से एक्सीलरेशन निकाल लें, यहाँ से क्या करें अपन? एक्सीलरेशन निकाल लें। एक्सीलरेशन एक बार निकालेंगे तो बताओ क्या होगा? तो ये v होगा तेरा बीटा रूट एक्स एंड dv/dx करूँगा मैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये हो जाएगा बीटा 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन देखो, x का पावर हाफ तो हाफ बाहर और x का पावर हाफ -1, तो ये आ जाएगा। यहाँ से रूट एक्स कैंसिल होगा, तो ये क्या आ गया बोल? β²/2। मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ गया तेरा β²/2। एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पोजीशन, एक्सेलरेशन पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब ये a को लिख ले तू dv/dt, a को क्या लिख लेगा? dv/dt। तो ये होगा तेरा dv/dt इज इक्वल टू β²/2। dt को यहाँ ले जाओगे तो dv इज इक्वल टू β²/2 कॉन्स्टेंट इंटू dt। इंटीग्रेशन करोगे तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? t। ये वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू t, तो यहाँ पे आप वेलोसिटी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, t²। आंसर आ गया। समझ आया क्या? अच्छा सर, अगर यहाँ पे x आ जाता तो आप क्या करते? अगर यहाँ पे कुछ x आ जाता, मान लो ये x होता, फिर यहाँ पे अगर x आ जाता तो क्या करते? तो मैं यहाँ से फोर्स निकाल लेता। फोर्स बड़ा होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे ढंग से देखना बेटा, एक्सीलरेशन अगर x का फंक्शन है तो फोर्स भी x का फंक्शन आ जाता। अगर फोर्स x का फंक्शन आ जाता तो सिंपल यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होता है F.ds। मैं यहाँ से वर्क निकाल के काइनेटिक एनर्जी का आंसर पुट कर देता। वर्क निकाल के क्या निकाल लेता? काइनेटिक एनर्जी निकाल लेता। क्लियर है? ये बात समझ में आ गया? स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लीजिए, कोई खास बात नहीं है। स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए बेटा। नेक्स्ट देखिए, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, देन फाइंड फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा आपसे, मतलब फोर्स टाइम पे किस तरीके से डिपेंड करेगा। अब अच्छे से सोचो, तो काइनेटिक एनर्जी होता क्या है? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², इज प्रोपोर्शनल टू t। m/2 तो वैसे भी कांस्टेंट है, मतलब तुम कह सकते हो कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू t। इसका कहने का मतलब यही हुआ ना भाई। कई बार बच्चा क्वेश्चन में उलझ के रह जाता है। तुम्हें क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं ढूंढना, पहले क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन के साथ खेलना है। ढंग से देखोगे तो ये लिख रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। काइनेटिक एनर्जी में ढंग से देखो तो m/2 तो कांस्टेंट है, तो ये नहीं कहना चाह रहा कि वेलोसिटी का होल स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये सिंपल ये कहना चाह रहा है कि वेलोसिटी का होल स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू t। अब अपने को फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। मतलब एक्सीलरेशन निकाल लेंगे तो फोर्स आ जाएगा। मतलब वेलोसिटी पता है अपने को, एक्सीलरेशन निकालना है। ए बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है सर सिंपल dv/dt। अच्छा, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो रूट t को। अपने को प्रोपोर्शनल साइन देखना है, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। रूट t को डिफरेंशिएट करोगे तो देखो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल रूट t, तो रूट t डाल दो यहाँ पे, d√t/dt, मतलब t का पावर हाफ, तो ये हाफ t का पावर हाफ -1, तो ये होगा 1/2 रूट t। मतलब ऐसे फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/√t। और बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसे सवाल पूछा जाता है और बच्चे डाउट में पूछते हैं। 90% बच्चे ये डाउट में पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं काइनेटिक एनर्जी और फोर्स के बारे में। काइनेटिक एनर्जी दिया है और फोर्स पूछ रहे हैं, बच्चे इसी के में उलझे रहते हैं। वो बस इसी पे फोकस करते हैं। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी दिया है, फोर्स निकालना है, काइनेटिक एनर्जी दिया है, फोर्स निकालना है। अरे भाई, काइनेटिक एनर्जी दिया है मतलब तुम्हें v² दिया है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv², m/2 तो वैसे ही कांस्टेंट होता है। तो काइनेटिक एनर्जी दिया है मतलब तुम्हें v² दिया है। क्या दिया है? काइनेटिक एनर्जी दिया है मतलब तुम्हें v² पता है। और फोर्स निकालना है मतलब तुम्हें एक्सीलरेशन निकालना है। तो वेलोसिटी देके एक्सीलरेशन ही तो पूछ रहा है। तो तुम्हें नहीं लग रहा सिंपल काइनेमेटिक्स का सवाल हो गया है? लेकिन बच्चा नहीं कर पाता। क्यों? क्यों? काइनेटिक एनर्जी और फोर्स के बारे में सोचता है। तो ये समझिए प्लीज, इसको समझने की कोशिश करिए। काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम का मतलब ये हुआ कि सिंपल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², मतलब v² इज प्रोपोर्शनल टू t, हेंस v इज प्रोपोर्शनल टू रूट t। v इज प्रोपोर्शनल टू सिंपल रूट t। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्सीलरेशन होता है a बराबर dv/dt।
तो ऐसे सिंपल आ गया एक्सेलरेशन दिस। तो एक्सेलरेशन इनटू मास होता है फोर्स, तो प्रोपोर्शनल साइन देखना है तो मास तो कांस्टेंट है, मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/√T। क्लियर है ये बात? स्क्रीन पॉज करके बहुत अच्छे से लिखिए प्लीज, स्क्रीन पॉज करके लिखिए। नेक्स्ट देखिएगा, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन देन एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। देखो एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है जिसमें एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू क्या है? डिस्प्लेसमेंट। देन काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा? काइनेटिक एनर्जी किस फंक्शन पे डिपेंड? प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट निकालिए, है ना। काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मतलब काइनेटिक एनर्जी कैसे डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा ये पूछा है। तो देखो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, राइट, ठीक है। देन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है? हाफ mv² या F.s। मुझे इसके बारे में बात करना है। या तो मैं डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी के बारे में जब भी पूछेगा तो मैं या तो v² के बारे में सोच लूँ, नहीं तो F.s के बारे में सोच लूँ। मुझे गिवन क्या है? एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अगर डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में निकालना है तो बड़ा आसान है कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये सिंपल हो जाएगा, मास कांस्टेंट है तो ये प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, मतलब x पे डिपेंड करेगा। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है प्रोपोर्शनल टू फोर्स इनटू खुद डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यहाँ से किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट खुद x है तो क्या हो जाएगा? x का होल स्क्वायर आंसर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी अगर x पे डिपेंड कर रहा है तो x का होल स्क्वायर आंसर आ जाएगा, सिंपल। लेकिन अगर प्रोपोर्शनल टू टाइम पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू पोजीशन पूछेगा तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू पोजीशन का होल स्क्वायर। क्या आपको ये समझ आया? कैसे किया सॉल्व? ध्यान से देखिएगा। एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है तो फोर्स ही डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv² या F.s। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है बेटा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होगा F.s। मुझे पता है एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स भी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। इफ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का होल स्क्वायर आंसर। कोई खास बात नहीं है। क्या आपको ये अच्छे से समझ में आ गया? स्क्रीन पॉज करके लिखिए, स्क्रीन पॉज करके लिखिए। बहुत आसान है, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू x² आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। लेकिन अगर आपसे पूछा है कि ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू x, देन फाइंड काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वो था काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, ये है काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा तो कैसे करेंगे? देखिए एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू x, तो अपने को काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो अपन फोकस करेंगे या तो मुझे हाफ mv² से v पता चल जाए या मुझे F.s पता चल जाए, ठीक है ना। तो आपको टाइम तक पहुंचना है तो थोड़ा सा लेंदी होगा, पेशेंटली देखिएगा। a को मैं क्या लिख सकता हूँ? v इंटू dv/dx इज प्रोपोर्शनल टू x, मतलब इज इक्वल टू x लिख दूंगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट 1 मान लो, तो ये dx यहाँ जाएगा तो v इंटू dv इज इक्वल टू x इंटू dx, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, ये पता होता है, क्वेश्चन में लिखा होता है। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपली यहाँ से आएगा v² इज इक्वल टू x²/2। इनिशियल पोजीशन पे वेलोसिटी 0 तो सिंपली ये फंक्शन बनेगा, मतलब v इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? x हो गया। v इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? x हो गया, ठीक है। v इज प्रोपोर्शनल टू x हो गया, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू x रख देंगे, तो जैसे यहाँ पे x रखेंगे तो क्या बनेगा? x²। यहाँ से फिर से प्रूफ हो गया कि v प्रोपोर्शनल टू x है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², तो v इज प्रोपोर्शनल टू x, तो v² इज प्रोपोर्शनल टू x², तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? x²। तो ये डायरेक्ट आंसर यहाँ से बन रहा है। लेकिन आपको क्या चाहिए? एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं टाइम को कैसे लेके आऊँ, यहाँ पे टाइम को मैं कैसे लेके आऊँ, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन से अपन ने क्या निकाला? वेलोसिटी। अब अपने को क्या लेके आना है? टाइम लेके आना है, तो टाइम को इंट्रोड्यूस करना है। तो ध्यान से देखिए, कोई खास बात नहीं है, v इज प्रोपोर्शनल टू x आ गया है, v को लिख सकता हूं मैं dx/dt, dx/dt इज पर इक्वल टू x को नीचे ले आओ तो होगा dx/x इज इक्वल टू dt। यहां तक समझ आया क्या? 3 वेरिएबल नहीं है इसमें बेटा, v को मैंने एक सिंपल लिखा है, वेलोसिटी को dx/dt, तो ऊपर x नीचे t और ये x, तो देखो dx/dt इज इक्वल टू x। समझ आ रहा है बेटा? क्या लिखा है मैंने?
वेलोसिटी को क्या लिखा है, dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ही तो वेलोसिटी होता है, तो dx बाई dt इज इक्वल टू x, तो x को नीचे ले जाऊंगा, t को यहाँ ले जाऊंगा, तो dx बाई x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करता हूँ, तो देखो t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन 0 था, देखो t इज इक्वल टू 0 पे t इज इक्वल टू 0 पोजीशन 0 है, और किसी t टाइम पे पोजीशन क्या होगा x, 1/x इंटू dx हो जाता है log x ऑन द बेस इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका t। अगर आप एंटी लॉग लेंगे तो सिंपल x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e का पावर t, है ना, एंटी लॉग लेना आपको आना चाहिए, x इज इक्वल टू क्या होगा e का पावर t। तो देखिए x एज अ फंक्शन ऑफ क्या आ गया, टाइम। अब देखिए इफ x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो यहां से dx बाई dt क्या होगा, dx बाई dt आपका बनेगा वेलोसिटी, इसको डिफरेंशिएट करिए, तो e टू द पावर t का डिफरेंशिएशन सिंपल e टू द पावर t ही होता है। अच्छा, और काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, या वर्क के बारे में बात करेंगे तो ये आ जाता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, और v इज इक्वल टू ई का पावर t है, तो प्रोपोर्शनल टू ई का पावर क्या हो जाएगा 2t, ये आंसर आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा e का पावर 2t। क्या आपको समझ आया? तो यहाँ से टाइम को इंट्रोड्यूस करना तो थोड़ा मुश्किल हुआ, आपने क्या किया कि एसिलरेशन से शुरू करा, एसिलेशन प्रोपोर्शनल टू x था, तो हमने a को लिखा v इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये डायरेक्टली a को dv बाई dt लिखता तो गड़बड़ हो जाता, क्योंकि अगर मैं a को dv बाई dt लिख दूं तो पहले वही जो समझाया था फिर से समझा रहा हूं, अगर मैं a को लिखूं a को लिखूं डायरेक्टली dv बाई dt इज इक्वल टू x, तो देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल हो गए x t n v, देखो ना x t n v, तो ना तो x का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में होगा, ना ही x का इंटीग्रेशन dv के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये गलत हो गया। तो इसीलिए a को लिखा हमने v इंटू dv बाई dx इज प्रोपोर्शनल टू x, इक्वल टू x कर दिया, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट 1 है, तो यहाँ से dx उधर ले जाऊंगा तो आराम से इंटीग्रेशन हो गया, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया, तो v को लिख सकता हूँ dx बाई dt, जैसे dx बाई dt लिखा, देखो ये dx है तो x का इंटीग्रेशन करा देगा, तो x को नीचे चिपका दिया, dt को उधर ले गया, तो dx बाई x इज इक्वल टू dt, इंटीग्रेशन कर दिया तो आएगा log x इज इक्वल टू t, तो x इज इक्वल टू होगा e का पावर t, तो x इज इक्वल टू e का पावर t, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे x को तो वेलोसिटी आ जाएगा, और सिंपल काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो प्रोपोर्शनल टू e का पावर 2t। क्लियर है ये बात? स्क्रीन पॉज करके अच्छे से बेटा लिखिए, कोई खास बात नहीं है, ईजी है ये सारी चीजें, स्क्रीन पॉज करिए और आराम से लिखिए, इसको स्क्रीन पॉज करके आराम से लिखिए। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, if velocity v is equal to beta root x then find kinetic energy as a function of time, kinetic energy as a function of time। तो मैंने पहला मेथड आपको बता दिया, अब दूसरा मेथड आपको बताता हूं। सेकंड मेथड अपन कैसे करेंगे, देखो सेकंड मेथड में अपन क्या करेंगे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू बीटा रूट एक्स गिवन है, तो हमें काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मतलब वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एस होता है सर, या डायरेक्टली मैं हाफ एम बी स्क्वायर लिख दूं। तो मुझे वेलोसिटी एज अ काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें चाहिए, लेकिन गिवन क्या है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है। तो मैं यहां से क्या करूंगा कि इस v को लिखूंगा dx बाई dt। क्या मैं v को dx बाई dt लिख सकता हूं? हाँ, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी, बड़े आराम से लिख सकता हूं, इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा रूट एक्स होगा सर, राइट। अब सुनो, x का इंटीग्रेशन dx ही करा सकता है, तो रूट एक्स को नीचे लाओगे तो dx बटा रूट एक्स इज इक्वल टू बीटा इंटू डी टी। अब यहां से इंटीग्रेशन कर दो, तो ढंग से देखना, तो x और नीचे है रूट एक्स, तो रूट एक्स मतलब ऊपर जाएगा तो x का पावर माइनस हाफ, तो इंटीग्रेशन होगा x का पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस हाफ प्लस 1, ये आएगा, ठीक है ना। अब बीटा डी टी यहाँ पे गिवन होगा x इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0, है ना, नहीं तो इनिशियल टाइम पे कुछ इनिशियल t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल पोजीशन लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीटा टी टी ये क्या हो जाएगा, बीटा इंटू टी। अब देखना यहाँ पे ये माइनस हाफ प्लस 1, तो ये बचेगा 1/2, तो ऊपर चला जाएगा ये 2, क्या बनेगा ये बोलो 2, और x टू दी पावर क्या है हाफ, कैसे, तो x टू दी पावर माइनस हाफ प्लस 1 क्या बनेगा, x टू दी पावर हाफ इज इक्वल टू बीटा टी, है ना। तो x का पावर हाफ, 2 को भी उधर ले जाओगे तो ये लिखोगे x का पावर हाफ इज इक्वल टू बीटा टी बाई 2। कांस्टेंट को इग्नोर करो, कोई मतलब नहीं है, रूट उधर जाएगा तो टी स्क्वायर, तो x इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। ये बात आपको समझ आ गया क्या, हाफ है ना, उधर जाएगा तो t होगा, x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अब यहां से आप v निकालने के लिए कर दो dx बाई dt, तो dx बाई dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, तो इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ये सिंपल आएगा 2t, कांस्टेंट को इग्नोर करो तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू t।
एंड इफ वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टी, इफ वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टी, तो यहाँ से देखिए काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ रखोगे टी, ये स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, हेंस काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो कभी कभी काइनेटिक एनर्जी ना पूछ के ये आपसे क्या पूछ सकता है, वर्क पूछ सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी पूछे या वर्क पूछे एक ही बात है। देखो इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू बीटा रूट, v इज इक्वल टू बीटा रूट एक्स, जहां पे बीटा कांस्टेंट है, जहां पे बीटा क्या है, कांस्टेंट है। इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू बीटा रूट एक्स, जहां पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो ध्यान से सुनिएगा, सॉरी आई एम सॉरी, क्या बोला मैंने, बीटा कांस्टेंट है, आई एम सॉरी, v इज इक्वल टू बीटा रूट एक्स, जहां पे बीटा क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी किसका फंक्शन है, रूट एक्स है। ये x भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स क्यूब भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो डायरेक्ट मैंने बताया कि v इज इक्वल टू, अगर रूट एक्स का फंक्शन है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, तो एक तो वहां से सॉल्व हो जाएगा। या अगर आप वहां से सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो v को आप लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज इन पोजिशन इज कॉल्ड वेलोसिटी, और इज इक्वल टू बीटा रूट एक्स। ये रूट एक्स हो या एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कन्वेंशनल मेथड है। dx dt यहाँ जाएगा, रूट एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स जो भी होगा नीचे आ जाएगा। फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, x का इंटीग्रेशन dx करा लेगा, और बीटा कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन सिंपल t हो जाएगा। तो x एज अ फंक्शन ऑफ क्या आ जाएगा, टाइम, और x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, तो उसको डिफरेंशिएट कर देंगे dx बाई dt के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में। और अगर मैं पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो इस फिर से आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। समझ आया क्या, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ क्या आ गया, टाइम आ गया। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, वर्क इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी में होता है वी स्क्वायर, और ये v आ गया तो वी स्क्वायर हो गया टी स्क्वायर, तो वर्क इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। क्लियर है क्या ये बात? और स्क्रीन पॉज करके आराम से इसको लिख लीजिए।